सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 1 भाषा एवं व्याकरण पढ़ेंगे। मानव सभ्यता का विकास जब नहीं हुआ था तब मनुष्य अपने भावों एवं विचारों को दूसरे मनुष्य के समक्ष व्यक्त करने में असमर्थ था। अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए सबसे पहले उसने संकेतों का सहारा लिया। अर्थात जब मानव सभ्यता इस संसार में हुई तब उस समय व्यक्ति कुछ नहीं जानता था, तो उसने अपनी बातों को कहने के लिए, अपने मन के भावों को कहने के लिए संकेत भाषा को अपनाया। किंतु इस प्रकार के संकेत उसके समस्त भावों को एवं विचारों को अव्यक्त करने में सक्षम न थे। ठीक है, जो कि संकेत जो करता था, इससे वो अपने पूरे मन के भावों और विचारों को नहीं बता पाता था। अतः कालांतर में मनुष्य ने ध्वनि संकेतों का प्रयोग करना आरंभ किया। यही ध्वनि संकेत धीरे धीरे भाषा बन गए। ठीक है, क्योंकि वो अपने जो संकेत करता था, उन संकेतों से वो अपने मन के पूरे भाव नहीं बता पाता था, इसलिए उसने ध्वनि संकेत का सहारा लिया। जैसे कि उसे किसी चीज के लिए हाँ कहना है तो वो क्या कहेगा, है, ठीक है, ये चंद्रबिंदु। ठीक है, इस तरह से वो हाँ, एक ध्वनि जो निकलेगी उसका मतलब ये है कि वो किसी चीज को स्वीकार कर रहा है। तो ये जो ध्वनि है ना, जो मानव मुख से उच्चरित होती है, ये ध्वनि ही भाषा कहलाती है। ठीक है, क्यों मानव मुख से ध्वनि उच्चरित होती है? किसी भी अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करने के लिए। ठीक है, तो इसका सीधा सटीक अगर हम परिभाषा कहें तो ये कह सकते हैं कि अपने मन के भावों या विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए मानव मुख से उच्चरित होने वाली ध्वनि ही भाषा है। ठीक है, आगे अगर हम देखें, भाषा शब्द संस्कृत की धातु भाष से बना है, जिसका अर्थ है स्पष्ट वाणी। ठीक है, तो भाषा शब्द की उत्पत्ति जो है वो संस्कृत की धातु भाष से हुई है। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है स्पष्ट वाणी। यह भाषित है अर्थात स्पष्ट रूप से भाव बताती है। ठीक है, यह भाषित है क्योंकि इसका अर्थ ही है, भाष का मतलब क्या है? स्पष्ट वाणी। और भाषित है तो भाषित का अर्थ क्या हो जाता है? स्पष्ट रूप से भाव को बताता है। ठीक है, इसलिए यह भाषा कहलाती है। ठीक है, अब समझ में आया भाषा क्यों कहलाती है? क्योंकि ये मानव मन के जो भी भाव हैं, विचार हैं, उनको एकदम स्पष्ट रूप से उद्धृत करती है। आरंभ में मनुष्य भाषा के केवल मौखिक रूप का ही प्रयोग करता था। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको आज क्लास में बताया था, जो बच्चे स्कूल में आए थे उनको मैंने बताया था कि मानव जो, जैसा कि यहाँ पे बताया है कि पहले उसने क्या संकेतों का सहारा लिया था, फिर उसने क्या ध्वनि संकेत करे थे। इसलिए पहले क्या मौखिक रूप होता था। मौखिक रूप यानी कि जहाँ मुख से उच्चरित होने वाली ध्वनियों का सहारा लिया जाता हो अभिव्यक्ति, अपने मन के विचारों और भावों की अभिव्यक्ति के लिए। ठीक है, तो यहाँ मौखिक रूप का उसने प्रयोग शुरू किया था। धीरे धीरे लिखित रूप प्रचलन में आया। ठीक है, तो पहले कौन सा मौखिक रूप था, फिर आया लिखित रूप। मौखिक जहाँ पे एक व्यक्ति बोलता है तो दूसरा उस बात को सुनता है। ठीक है, मुख से उच्चरित होना। ठीक है, मौखिक में ये होता है कि आवाज जो है मुंह से निकलती है। अब लिखित रूप में क्या होता है? जहाँ पे कोई एक व्यक्ति कुछ लिख देता है और सामने वाला व्यक्ति उसको पढ़ता है। ठीक है, तो वहां पे लिखित रूप होता है, यानी जहाँ पे लिखा जाता हो। तब लोग अपने भाव एवं विचारों को बोलकर एवं लिखकर व्यक्त करने लगे तथा दूसरों के भावों एवं विचारों को सुनकर तथा पढ़कर ग्रहण करने लगे। ठीक है, तो मौखिक रूप तो था ही पहले से, और बाद में लिखित रूप भी आ गया। तो क्या हुआ, अब अपने मन के भावों और विचारों को कैसे अभिव्यक्त करते थे? या तो बोलते थे या लिखते थे। अब बोलने वाले का सामने वाला कोई सुनेगा और लिखने वाले का कोई दूसरा व्यक्ति उसे पढ़ेगा। तो इस प्रकार अपने मन के भाव और विचारों का आदान प्रदान आरंभ हो गया था। इसमें देखो एक सटीक परिभाषा दी हुई है। इसमें कहा है, भाषा वह समर्थ साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर तथा लिखकर अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करता है। ठीक है, तो मनुष्य अपने मन के विचारों का आदान प्रदान किस प्रकार करता है? बोलकर या लिखकर। ठीक है, और इसी के आधार पर भाषा के 2 रूप बताए गए हैं। भाषा के 2 रूप कौन से? एक मौखिक है और एक लिखित। मौखिक रूप कौन सा होता है? जब हम भाषा का प्रयोग बोलकर करते हैं। ठीक है, जैसे भाषण करते हैं, बातचीत करते हैं, नाटक देखते हैं, रेडियो टेलीविजन प्रसारण जो आता है। ठीक है, टेलीफोन पे अगर हम बातें करते हैं, तो इन सभी चीजों में क्या है? एक व्यक्ति बोलता है, दूसरा उसको सुनता है। ठीक है, अब लिखित भाषा जहाँ हम लिखकर प्रयोग करते हैं, जैसे पत्र लिखकर, श्यामपट्ट पर लिखकर। ठीक है, श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड पर लिखकर, समाचार पत्र हैं, पुस्तकें हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? इस सभी जगहों पे किसी न किसी ने किसी सूचना को, किसी विचार को लिखा हुआ है और हम उसको पढ़ रहे हैं, तो क्या लिखित भाषा हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं लिपि की। भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए हम जिन चिन्हों को अपनाते हैं। ठीक है, अब भाषा को हम लिखित रूप में जब करते हैं, व्यक्त करते हैं, तो हम कुछ चिन्ह लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने कहा चल। चल का मतलब क्या? पहले मैं च की ध्वनि निकलेगी मेरे मुंह से, च ध्वनि निकल रही है। अब च ध्वनि के लिए ये वाला चिन्ह है। ठीक है, और ल ध्वनि के लिए ये वाला चिन्ह है। दोनों को मिलाकर बनता है चल।
एक शब्द बन गया चल। चल का मतलब है किसी से हम चलने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो मुख से ध्वनि निकलती है उनको एक मतलब चल च जो बनाना है वो इस तरह से ही क्यों हो, च को मैं इस तरह से क्यों ना बना दूं, मेरे हिसाब से च इस तरह से क्यों ना बन जाए, ठीक है। तो एक जो चिन्ह निर्धारित किया गया है एक ध्वनि के लिए उसे ही लिपि कहते हैं, ठीक है। तो ये देवनागरी लिपि है जिसमें च की ध्वनि को इस तरह से निर्धारित किया गया है कि इसी तरह से लिखी जाएगी। यही अगर हम च की ध्वनि जो कि इंग्लिश भाषा है वो रोमन लिपि में लिखी जाती है और रोमन लिपि के अनुसार च की ध्वनि CH से निकलती है। अब च की ध्वनि के लिए यहाँ पे 2 अक्षरों को बनाया गया है, ठीक है। तो ये लिपि ही होती है जिनके द्वारा हम भाषा को, जो बोलने वाली भाषा है उसको हम लिख पाते हैं, ठीक है। तो ये लिपि के कारण ही संभव है, क्योंकि इन्होंने बताया इन्होंने कि लिपि क्या होती है, जो भाषा के लिए हम चिन्ह लिखने के लिए जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं वो चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं, ठीक है। विभिन्न भाषाओं की तरह उनकी लिपियां भी भिन्न होती हैं, ठीक है। अब भाषाएं क्या, भाषाएं जहाँ जैसे जैसे व्यक्ति रहते हैं उनके समूह के अनुसार अलग अलग भाषाएं होती हैं। जैसा कि हम जानते हैं पूरे देश की जो भाषा है वो हिंदी है, पर लेकिन अगर हम यहीं पे बात करें, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, उसमें महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, नेपाल में नेपाली बोली जाती है। इस जगह हर तरह के अपने अपने देशों के अनुसार और राज्यों के अनुसार भाषा बदलती रहती है और जहाँ भाषा बदलती रहती है वहीं उनकी लिपि भी बदलती रहती है। आपने देखा होगा गुजराती के लिखने का तरीका कुछ और है, हिंदी हम किसी और तरीके से लिखते हैं, इंग्लिश का लिखने का तरीका अलग है, तो हर किसी की लिपि भी अलग होती है। भारत के कई राज्यों में हिंदी बोली जाती है, दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा से प्रदेश है। अब आगे देखो, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। हमारे संविधान में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, ठीक है, ठीक है। किसका, राजभाषा का भी दर्जा दिया गया है, ठीक है। और हमारे जो देश की राष्ट्रभाषा है वो हिंदी ही है, हिंदी तो है ही, साथ ही अब राजभाषा का भी दर्जा दिया गया है। कब दिया था ये, 14 सितंबर 1949 में। हिंदी को वैज्ञानिक भाषा भी माना जाता है। कैसी भाषा, वैज्ञानिक भाषा भी माना जाता है जिसमें उच्चारण तथा लेखन में कम अंतर होता है, ठीक है। वैज्ञानिक भाषा इसलिए कहते हैं क्योंकि हिंदी एक अकेली शायद एकलौती ऐसी भाषा है जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है। इसमें कोई भी वर्ड ऐसा होता है ना कि कोई शब्द साइलेंट हो जाता है, इसमें इंग्लिश में आपने देखा होगा, या कई और भी भाषाएं ऐसी होती हैं जिनमें कोई ना कोई शब्द साइलेंट हो जाते हैं, ठीक है, या किसी का उच्चारण कैसा ही होता है, लिखा कुछ और जाता है। किंतु हिंदी ऐसी भाषा है जिसका जैसा बोला जाता है वैसी ही लिखी जाती है, ठीक है। इसलिए इसे एक वैज्ञानिक भाषा भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं व्याकरण की। भाषा का प्रयोग करते समय हमें उसके शुद्ध स्वरूप का ध्यान रखना चाहिए, तभी विचारों का आदान प्रदान सफलतापूर्वक संभव है। भाषा का शुद्ध ज्ञान व्याकरण से ही होता है, ठीक है। अब क्या बोला इन्होंने, भाषा का हमारे पास शुद्ध ज्ञान होना चाहिए। भाषा का शुद्ध ज्ञान बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अभी मैं आपको बताती हूँ, उदाहरण इसमें दिए हुए हैं, हमें शुद्ध ज्ञान क्यों होना जरूरी है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध स्वरूप एवं शुद्ध प्रयोग का ज्ञान होता है, ठीक है। किसका, शुद्ध स्वरूप का, मतलब इसको हम कैसे लिखें, और शुद्ध प्रयोग कि हम इसको कैसे प्रयोग करें, इन दोनों ही चीजों का हमें ज्ञान होता है। जैसे अब आप ये वाला उदाहरण देखिए, माता जी पकाता है खाना, ठीक है। अब ये देखो लाइन कितनी उल्ट पुल्ट है, ठीक है, यह वाक्य अशुद्ध है। अब इसी को अगर हम सीधे सही तरीके से लिखें, सही तरीके से, ध्यान से देखना, मैं इसको सही तरीके से बोल रही हूँ, माता जी खाना पकाती हैं, यह व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, ठीक है। तो व्याकरण क्या है, व्याकरण हमें भाषा को लिखने का नियम बताता है कि हमें भाषा कैसे लिखनी है, ठीक है। तो इसलिए व्याकरण का जो है शुद्ध स्वरूप, इसलिए जो व्याकरण है इसका ज्ञान होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। व्याकरण वाक्य में शब्दों के स्थान और रूप को निर्धारित करता है, ठीक है। क्या करता है ये, वाक्य में शब्दों के स्थान क्या होना चाहिए, उनका रूप क्या होना चाहिए, इस चीज को निर्धारित करता है। भाषा की शुद्धता एवं एक रूपता को बनाए रखने के लिए व्याकरण का ज्ञान अति आवश्यक है। किसके लिए, भाषा की शुद्धता और उसकी एक रूपता बनाए रखने के लिए। एक रूपता यानी कि जैसे यहाँ पे अगर मैंने इसको नहीं शब्द लिखा है तो कोई पढ़ने वाले के लिए भी ये नहीं रहेगा और लिखने वाले के लिए भी ये नहीं रहेगा, मतलब एक रूपता रहनी चाहिए। जो हमने लिखा है सामने वाला वैसा ही उसे पढ़ेगा, वैसा ही उसे समझेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं व्याकरण के भाग के बारे में कि व्याकरण के कितने भाग होते हैं। व्याकरण के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार के बारे में यदि हम बात करें, इसमें वर्णों के आकार, उच्चारण, वर्गीकरण तथा उनके मेल से बनने वाले शब्दों के नियमों का उल्लेख किया गया है। अब वर्ण क्या होते हैं, जो आपने छोटी कक्षाओं में क, ख, ग ये सब देखे थे, ए, आ, ई, ठीक है,
या ई, ये सब क्या है, ये सभी सभी वर्ण हैं, ठीक है। और इन वर्णों के योग से क्या बनता है, शब्द बनता है, ठीक है। इन्होंने बोला ना उनके मेल से बनने वाले शब्दों के नियमों का भी ज्ञान हम इसमें देखते हैं। फिर है शब्द विचार, वर्ण के योग से क्या बनते हैं, शब्द, शब्दों के योग से क्या बनते हैं, वाक्य, ठीक है। तो शब्द, इनमें शब्दों के भेद, उत्पत्ति, रचना आदि का विवेचन किया जाता है, ठीक है, कि शब्दों के भेद क्या है, उत्पत्ति क्या है और रचना किस प्रकार है। अब हम वाक्य की बात करते हैं, इसमें वाक्य के स्वरूप क्या है, विश्लेषण क्या है, भेद क्या है, संश्लेषण क्या है इनका, ठीक है, और रचना किस प्रकार की, इन सब चीजों के बारे में इसमें बात होती है, ठीक है। तो एक तरह से अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं कि भाषा आधारित है किस पे, अगर लिखित भाषा की बात करें तो ये आधारित है लिपि पे, ठीक है, और लिपि आधारित है किस पे, व्याकरण पे, ठीक है। तो ये तीनों ही चीजें इतनी जरूरी हैं कि किसी को भी अगर हम स्किप कर दें, इनमें से किसी को भी हटा दें तो पूरी व्यवस्था नहीं बनेगी, ठीक है, भाषा पूरी सही शुद्ध नहीं रहेगी, ठीक है। तो इसलिए हमें व्याकरण का, लिपि का और भाषा का, तीनों का ही बराबर ज्ञान होना चाहिए, बराबर क्या, पूरा पूरा ज्ञान होना चाहिए इन तीनों ही चीजों का, ठीक है। तो मैंने आपका ये पाठ करवा दिया है, अब आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको उसको पाठ करने में कोई अभ्यास करने में कोई परेशानी या कठिनाई हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।